तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम हिंदी में इसका नाम होता है हंसियाकार रुधिराणु आरक्तता, या इसे कहते हैं हंसियाकार कोशिका आरक्तता। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पर है। यह हमारा एक ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर है जो रिसेसिव जीन के कारण उत्पन्न होता है, और ये जो है एक तरीके से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है, और ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है। तो ये जो हमारे डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, ये मेंडेलियन के नियमों के अनुसार ही पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो मानव का, चूँकि एनीमिया लिखा है एनीमिया, तो एनीमिया से संबंधित अर्थात ये हमारे ब्लड से संबंधित है, और ब्लड हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का वाहक होता है, अर्थात ऑक्सीजन का संवहन करने वाला हीमोग्लोबिन होता है। तो पहले हम एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की संरचना के विषय में जानेंगे कि हीमोग्लोबिन की संरचना एक सामान्य व्यक्ति में कैसी होती है। तो जान लीजिएगा, हीमोग्लोबिन की जो संरचना होती है उसमें कुल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसमें से 2 चेन अल्फा कण के और 2 चेन बीटा कण के होते हैं। अल्फा चेन में 141 एमिनो एसिड्स के मोनोमर भाग लेते हैं, जबकि बीटा कण में 146 एमिनो एसिड्स भाग लेते हैं, मोनोमर होते हैं जो भाग लेते हैं। अब देखिएगा, चूँकि ये जो सिकल सेल एनीमिया की बीमारी है या डिसऑर्डर जो हैं, ये होते कैसे हैं, तो बताया गया है जेनेटिक। तो इसमें जो सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की संरचना होती है वो एक डोमिनेंट जीन के कारण ऐसा होता है। लेकिन यदि हमें अपने पैतृक से डोमिनेंट जीन के बजाय रिसेसिव जीन मिल जाते हैं तो फिर हमारे हीमोग्लोबिन में समस्या आ जाती है। तो देखिए, एक सामान्य में हम बताए हैं कि जो है अल्फ़ा और बीटा, 2 अल्फ़ा कण होते हैं चैन, 2 अल्फ़ा कण के चैन होते हैं और 2 बीटा कण के चैन होते हैं। अब देखिएगा, जो बीटा कण के चैन हैं वो टोटल कितने हैं, तो 146 एमिनो एसिड्स के मोनोमर भाग लेते हैं उनके निर्माण में। तो पहले स्थान पर हमारा वैलिन नामक एमिनो एसिड्स होता है, और छठवें स्थान पर ग्लूटामीन एमिनो अम्ल होता है। ये नॉर्मल कंडीशन में हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, और यहाँ पर डोमिनेंट जीन की उपस्थिति होती है। अगर जो यहीं पे यदि हमें रिसेसिव जीन की उपस्थिति हो चुकी है तो होगा क्या यहाँ पर कि एक जो 6ठे नंबर पर ग्लूटामीन एमिनो एसिड था या ग्लूटामिक एसिड, तो वहाँ पर वैलिन एमिनो एसिड्स आ जाते हैं, और जब ये वैलिन एमिनो एसिड्स आ जाएंगे तो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगेगी। किसमें? हीमोग्लोबिन की संरचना में या हीमोग्लोबिन में। जैसे ही ऑक्सीजन की कमी हुई, तुरंत पहले नंबर का वैलिन 6ठे नंबर के वैलिन से जाकर के जुड़ जाता है, और जब वह जुड़ जाएगा तब फिर
ऑक्सीजन के संवहन का कारोबार जो होगा, अर्थात जो कार्य होता है ऑक्सीजन का संवहन का कार्य हीमोग्लोबिन जो करता है वो रुक जाएगा। और इस स्थिति में हीमोग्लोबिन के जो आकार होंगे वो आकार विकृत हो जाएंगे, अर्थात वह आकार गड़बड़ हो जाएगा और वो आकार कहलाता है सिकल सेल एनीमिया, अर्थात हंसिया के आकार का हमारा हीमोग्लोबिन के अणु बन जाएंगे। तो ये है आपका, और ये पहले ही बताया जा चुका है, एक रिसेसिव जीन्स के कारण ऐसा होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, जो हमारे 4 एंगल प्रोटीन, अब इसमें जो है देखिएगा ये 2 अल्फा का और 2 बीटा। अब यहाँ पे इनमें जो 2 हमारे अल्फा कण के चैन होते हैं, श्रृंखलाएं जो होती हैं, इसमें कुल एमिनो एसिड्स, जो कुल एमिनो एसिड्स की संख्या होती है वो होती है 141 एमिनो एसिड के मोनोमर होते हैं। जो 2 बीटा कण के जो चैन का निर्माण होता है उसमें कुल 146 एमिनो एसिड्स के मोनोमर भाग लेते हैं। अब देखिएगा इनकी जो संरचना बनती है कुछ इस तरीके से होती है। वन, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे हमारा ये है वैलिन एमिनो एसिड है, और 6ठे नंबर पर ग्लूटामीन, 6ठे नंबर पर ग्लूटामीन रहता है। एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल संरचना होती है, अर्थात यहाँ पर हमारे डोमिनेंट जीन की उपस्थिति में, लेकिन हमें पैतृक से प्राप्त हो जाते हैं क्या, रिसेसिव जीन। तो रिसेसिव जीन में ग्लूटामाइन के स्थान पर आ जाता है वैलिन। ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हो जाएंगे वैलिन, और इसे कहते हैं, ये कैसे हुआ है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन से, याद रखिएगा, पॉइंट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन के वजह से यहाँ पर हमें ग्लूटामाइन या ग्लूटामिक एसिड के स्थान पर वैलिन एमिनो एसिड्स आ जाते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारा वैलिन जो होता है ये क्रिया कर जाएगा, जुड़ जाएगा जाकर के वैलिन से, और जैसे ये जुड़ता है तुरंत जो इनकी आकृति 146 एमिनो एसिड्स जो भाग लेते हैं बीटा चैन में, उनकी आकृति यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, अर्थात जो आकृति इस तरीके से है वह आकृति चेंज हो जाएगी कुछ इस प्रकार की संरचना में।
और इसी का नाम दिया जाता है सिकल सेल एनीमिया, यही आकार हो जाता है। तो देखिएगा, ये है सिकल सेल एनीमिया के विषय में जानकारी, और हम अब आपको दिखाएंगे कि पैतृक से कैसे हमें ये लक्षण मिलते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर हम यहाँ पे ले रहे हैं, जान लीजिएगा, इसके लिए जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं वो होते हैं HbA, और जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो होते हैं HbS। लेकिन HbS के ऊपर डोमिनेंट रहेगा। इस कंडीशन में जो डिजीज होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। लेकिन यदि दोनों रिसेसिव आ गए, यानी HbS और HbS, तब वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे, और उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात व्यक्ति बचता नहीं है। और जो हमारे बीटा कण के हीमोग्लोबिन में जो बीटा कण भाग लेते हैं उनमें ऑक्सीजन का संवहन बिल्कुल नहीं हो पाता है, और जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का संवहन नहीं होगा तो फिर हीमोग्लोबिन की आकृति ही डिस्टर्ब हो जाएगी, और इस कंडीशन में व्यक्ति जीवित नहीं बचेंगे। तो देखिएगा, जो यहाँ पे है वो ले लिया जाएगा एक हाइब्रिड मेल आप कह सकते हैं, या हाइब्रिड पैटर्नल और हाइब्रिड मैटरनल। फिलहाल ये जो इनका है HbA और HbS, हाइब्रिड मेल। फिर जो है हम यहाँ पे उठा रहे हैं हाइब्रिड फीमेल, ये भी यही रहेंगे HbA एंड HbS। अब इनके द्वारा जो संतानें उत्पन्न होंगी उसी में हमें देखना है कि किसमें यह बीमारी प्रभावी होता है और किसमें अप्रभावी रहते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे हम मेंडल के नियमों के अनुसार ही चलेंगे। तो हम करेंगे क्या, HB को ऐसे रहने देंगे, केवल AS ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, A से क्रॉस होगा AS, फिर जो है AS, और फिर यस। तो देखिएगा, यहाँ पर हमारा कैपिटल ए अर्थात HbA और HbA है, ये एक तरीके से हमारा कहलाएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, अर्थात HbA और HbS।
ए। नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल होगा, नॉर्मल। दूसरा देखिए, दूसरा है ए से, यानी ये हो जाएंगे, इसे हम कह सकते हैं हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। पहला कंडीशन ये हुआ, दूसरा कंडीशन हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये है, इसे हम दिखा सकते हैं HbA और HbS, फिर HbA HbS। तीसरी कंडीशन देखिएगा, ये है हमारे रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव, अर्थात यहां पे हम लिख सकते हैं HbS और HbS। तो ये तीन कंडीशन हुए हैं। जो तीन कंडीशन हैं, ये नॉर्मल है, डिसऑर्डर का कुछ भी इसमें 1% का अंश नहीं होगा। जबकि दूसरे कंडीशन में देखिएगा, दूसरा कंडीशन कैरियर है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, और ये हाइब्रिड। देखिएगा यहाँ पे ये हाइब्रिड की कंडीशन है, अर्थात संकर संतानें उत्पन्न होंगी और वो कैरियर रहेंगे। यदि मेहनत कम करेंगे, बहुत ज्यादा मेहनत, यानी बहुत ज्यादा ये मेहनत का कार्य नहीं करेंगे, तो ये अपना जीवन साधारण तरीके से व्यतीत कर सकते हैं, इनमें कोई बहुत समस्या नहीं आएगी। लेकिन जो तीसरा कंडीशन है, जिसमें होमोजाइगस रिसेसिव प्राप्त हुए हैं, वो तुरंत के तुरंत उनकी डेथ हो जाएगी, अर्थात यही सिकल सेल एनीमिया की, पूर्ण सिकल सेल एनीमिया है। ये कंप्लीट सिकल सेल एनीमिया के लक्षण यहाँ पे रहेंगे और इस कंडीशन वाले व्यक्ति बिल्कुल जीवित नहीं बचेंगे। तो ये आज का हमारा, अच्छा अब देखिए, जो सिकल सेल एनीमिया की खोज किया गया था वो नील और बीट के द्वारा, नील एंड बीट 1949 के द्वारा किया गया है। जो कैसी बीमारी है, तो ये जेनेटिक बीमारी होती है। आज का वीडियो बस इतना, धन्यवाद।